स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स ऑफ एटम। सबसे पहले हम करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे एटम में। तो इस चीज़ का आंसर हमें दिया थॉमसन ने। थॉमसन पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें एटम का मॉडल एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि एटम एक स्फीयर की तरह जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है। उसने कहा कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे एटम के अंदर उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एटम क्या होगा? न्यूट्रल। तो उसने अपनी थ्योरी को रिलेट किया था पुडिंग के साथ। उसने कहा था कि जैसे पुडिंग के अंदर रेजिन्स होते हैं, तो उसने अपनी थ्योरी को रिलेट किया था पुडिंग के साथ, इसलिए उसके मॉडल को हम नाम देते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये कहना था थॉमसन का। थॉमसन की मेन लिमिटेशन ये आई थी कि थॉमसन ने सिर्फ अपनी थ्योरी दी थी, उसने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो थ्योरेटिकल बेसिस पे उसने ये कहा था कि एटम एक स्फीयर की तरह होता है। इस स्फीयर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे इसकी लिमिटेशन ये आई थी कि इसने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे अपनी एक्सप्लेनेशन दी। उसके बाद जो सेकंड मॉडल इन्वेंट किया था वो किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके हमें ये बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो 1911 में रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अगर हम लोग रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले लिया एक लेड कैविटी, दिस इज़ नोन एज अ लेड कैविटी। इसके अंदर रखा उसने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये है लेड प्लेट या जिसको लेड स्लिट भी कहते हैं, ये है गोल्ड फॉयल और ये है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। आपको मैं हर एक का फंक्शन बता देता हूँ। सबसे पहले लेड कैविटी। लेड कैविटी एक ऐसी कैविटी है जिसके अंदर अगर हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखें तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का फंक्शन बता देता हूँ। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होता है जो हार्मफुल रेडिएशंस एमिट करता है, दैट इज़ अल्फ़ा, बीटा और गामा। और जो हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसमें लेंगे वो सिर्फ अल्फ़ा रेज एमिट करेगा। ठीक है। अब अल्फ़ा रेज क्या होती हैं? अल्फ़ा रेज आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड दीज आर हीलियम। हीलियम को हम लोग अल्फ़ा रेज भी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जब हम लेड कैविटी के अंदर रखते हैं तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थोड़ा थोड़ा डिसइंटीग्रेट होता है। ठीक है। ये है लेड प्लेट। लेड प्लेट का मेन काम होता है कि ये काफ़ी सारी नंबर ऑफ रेज को एक सिंगल बीम में कन्वर्ट करती है। यहाँ पे जो हम लोग गोल्ड फॉयल ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। डक्टाइल होने के कारण हम लोग इसकी पतली से पतली वायर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन का मेन काम है कि जब भी इस पर लाइट पड़ेगी तो ये ग्लो प्रोड्यूस करेगा, और ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन रोटेटेबल होती है, ये रोटेट कर सकती है अप टू 180 डिग्री। तो जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा तो हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर देने पे ये डिसइंटीग्रेट होगा और ये अल्फ़ा रेज एमिट करेगा। ये अल्फ़ा रेज काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलेंगी और इनमें से सिंगल रे इस बीम में से पास होगी। जब ये रे इस बीम में से पास होगी तो ये गोल्ड फॉयल के साथ टकराएगी। गोल्ड फॉयल के साथ टकराने पे हम देखते हैं कि कुछ रेज जो हैं वो गोल्ड फॉयल में से पास हो जाती हैं, कुछ रेज स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन शो करती हैं
और कुछ रेज लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन शो करती हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कुछ रेज जो हैं वो इसमें से पास क्यों हो गई, कुछ रेज ने स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन क्यों शो किया और कुछ रेज ने लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन क्यों शो किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसमें से रेज क्यों पास हो गई, तो उसका रीज़न ये है कि इस गोल्ड फॉइल के अंदर एम्प्टी स्पेस थी। इस गोल्ड फॉइल के अंदर एम्प्टी स्पेस थी, तभी ये रेज इसमें से पास हो गई। दूसरा, इसने स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन क्यों शो किया, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये माना कि इस गोल्ड फॉइल के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो जब ये अल्फ़ा रेज जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये गोल्ड फॉइल के पॉजिटिव चार्ज के साथ टकराई, तो पॉजिटिव के बीच में हो गया रिपल्शन, जिसके कारण इन्होंने स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन शो किया। एंड थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि उसने लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन क्यों शो किया। इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो, तो जब तेज़ी से बॉल आप लोग बैट के साथ लगाते हो तो वो बॉल तेज़ी के साथ मूव करती है। मतलब एक बैट अगर स्टेशनरी भी है तो उसके साथ जब आप लोग फास्ट मूविंग बॉल डालते हो, उसके साथ टकराती है, तो वो बॉल काफ़ी तेज़ी के साथ हिट होती है। सेम उसी तरीके से रदरफोर्ड ने कहा कि इस गोल्ड फॉइल के अंदर एक हैवी मास है, जिसके साथ जब अल्फ़ा रेज टकराई तो ये काफ़ी लार्ज एंगल के साथ इसने डिफ्लेक्शन शो किया। तो उसने ये बताया देयर इज़ अ हैवी मास इन द गोल्ड फॉइल। तो इस हैवी मास को उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस। क्लियर। तो रदरफोर्ड के जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें 3 चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की। पहले उसने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ रेज जो हैं वो सीधी पास हो रही हैं गोल्ड फॉइल से, कुछ रेज स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं और कुछ रेज लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं। जो रेज सीधी पास हो गई, इट मीन्स देयर इज़ अ एम्प्टी स्पेस इन द गोल्ड फॉइल। जो स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, इट मीन्स देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इन द गोल्ड फॉइल। और जो रेज लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इट मीन्स देयर इज़ अ हैवी मास इन द गोल्ड फॉइल एंड दिस हैवी मास इज़ नोन एज अ न्यूक्लियस। तो यहाँ से उसने हमें एटम का स्ट्रक्चर बताया। उसने कहा कि एटम के अंदर सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। एटम का सारा मास जो कंसंट्रेट होता है वो न्यूक्लियस के ऊपर होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और इसके बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जो एम्प्टी स्पेस है जिसमें से रेज पास हुई थी, ये वो एम्प्टी स्पेस है जिसमें से रेज पास हुई थी। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड की मेन लिमिटेशन क्या आई। रदरफोर्ड के टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन्वेंट हो चुकी थी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। ठीक है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये अपनी एनर्जी एमिट करेगा। तो उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और अपनी एनर्जी एमिट करता है, तो जैसे जैसे वो एनर्जी एमिट करेगा, लूज़ करेगा, तो वैसे वैसे उसकी एनर्जी कम होगी और एट लास्ट वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। बट एक्चुअल में एटम क्या होता है? स्टेबल। तो इसी चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमें कहती है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करेगा और न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, बट एक्चुअल के अंदर एटम जो है वो स्टेबल होता है। तो इसी चीज़ को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर।